नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल राज एग्ज़ाम अड्डा में। आज की क्लास हमारी हिंदी की क्लास होने वाली है और हिंदी की क्लास में अगर हम बात करते हैं तो आधार बैच हम शुरू करने वाले हैं और आधार बैच में हम हिंदी के सभी टॉपिक को कवर करने वाले हैं। आगामी एग्ज़ाम को देखते हुए चाहे उत्तराखंड दरोगा हो या यूकेएसएससी के अन्य जो एग्ज़ाम हैं वो उनकी बात करें, एपीएस स्टेनो क्लर्क या एसएससी जीडी या अन्य स्टेट पुलिस के जो एग्ज़ाम है, जहाँ भी हिंदी को पूछा जाता है, हिंदी के उन तमाम सारे टॉपिक को हम कवर करने वाले हैं, जैसे कि वर्णमाला, संधि, संज्ञा, सर्वनाम, वचन, लिपि, उपसर्ग, लिंग, कारक, ठीक है, और वाक्यांश के लिए एक शब्द। इन सभी सारे टॉपिकों को हम कहीं ना कहीं इस आधार बैच में कवर करेंगे और सभी टॉपिक को हम विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। किस तरीके से क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, एग्ज़ाम में किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, उन सभी पॉइंटों पर हम ध्यान देने वाले हैं। आज की जो हमारी क्लास होने वाली है, आज की क्लास हम हिंदी वर्णमाला की क्लास करने वाले हैं और हिंदी वर्णमाला के जो क्लास में सभी जो बेसिक चीज़ें हैं उन सभी को ध्यान रखा गया है और उन सभी पॉइंटों को ध्यान रखते हुए कहीं ना कहीं आज की क्लास हम लेकर आए हैं। और पहला जो ये हमारा क्लास होने वाला है, ये एक डेमो क्लास के तौर पर हम लेके आए हैं। आपका फीडबैक कैसा है, आपको क्लास कैसी लगी है, तो कमेंट सेक्शन में अपने विचारों को ज़रूर दें। आगे क्लास को कंटिन्यू रखना है या नहीं रखना है। स्पेशल ये जो क्लास हमारे बनाने का पर्पज़ है, उत्तराखंड दरोगा की वैकेंसी को देखते हुए बनाया जा रहा है, जहाँ पर हिंदी का वेटेज काफ़ी अच्छे नंबर में दिया गया है। करीब 100 नंबर का वेटेज है यहाँ पर और अच्छे खासे नंबर में हमें यहाँ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आज की क्लास हम शुरू करने वाले हैं और आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे वर्णमाला। आज का जो सबसे पहला टॉपिक हमारा होने वाला है, वो टॉपिक हमारा क्या होने वाला है भाई? वर्णमाला टॉपिक होने वाला है। ठीक है, हिंदी व्याकरण में सबसे पहला जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो वर्णमाला टॉपिक पढ़ने वाला है। और वर्णमाला की डेफिनेशन क्या है, तो वर्णमाला की अगर डेफिनेशन की बात करते हैं तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं भाई? वर्णमाला कहते हैं। किनके व्यवस्थित समूह को? तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहा जाता है? तो वर्णमाला कहा जाता है। आखिर ये वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण की डेफिनेशन क्या है? तो वर्ण की डेफिनेशन की बात करें तो भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या कहलाती है हमारी? तो वर्ण कहलाती है। अब वर्ण भैया, वर्ण का निर्माण कैसे होता है? तो वर्ण के निर्माण की बात करें तो एक वर्ण को बनाने में उसमें एक व्यंजन और एक क्या शामिल होता है भाई? तो एक स्वर शामिल होता है। ठीक है, एक व्यंजन और एक स्वर के मेल से एक वर्ण का निर्माण होता है। जैसे कि एक हमने वर्ण लिया भाई कै, ठीक है, कै वर्ण लिया हमने और कै को जब तोड़ेंगे तो कै धन ए में टूटेगा। ठीक है, यहाँ से हमारा क्या निकला? तो यहाँ से जो हमारा ये नीचे हलंत लगा हुआ क्या है, ये हमारा क्या है? व्यंजन है और जो ए है ये हमारा क्या है भाई? स्वर है। तो एक व्यंजन और एक स्वर के मेल से हमारा क्या बनता है? एक वर्ण बनता है। और वर्ण की डेफिनेशन क्या है? भाषा की सबसे छोटी जो लिखित इकाई होती है उसी को क्या कहते हैं हम? उसी को वर्ण कहते हैं। और वर्णमाला किसे कहते हैं? इन्हीं वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहा जाता है भाई? तो वर्णमाला कहा जाता है। आगे बात करते हैं कि ध्वनि किसे कहते हैं भाई। ध्वनि को समझेंगे कि ध्वनि किसे कहा जाता है। ठीक है, तो ध्वनि की अगर हम बात करें तो भाषा की सबसे छोटी जो मौखिक इकाई होती है, किसकी भाई? भाषा की सबसे छोटी जो मौखिक इकाई होती है उसको हम ध्वनि कहते हैं। मौखिक आखिर क्या है? जो हम जैसे कि वर्ण बोलते हैं ख, ठीक है, ये हमने बोला, इसको लिखित रूप नहीं दिया और ये कहीं ना कहीं हमारे वातावरण में मिल गया जाके, तो इसी मौखिक इकाई को क्या कहा जाता है भाई? इसी मौखिक इकाई को हम ध्वनि कहते हैं। ठीक है, भाषा की सबसे छोटी जो मौखिक इकाई होती है उसी को क्या कहा जाता है? ध्वनि कहा जाता है। अक्षर की बात करें, अक्षर किसको कहते हैं? जिसको तोड़ा ना जा सके उसको क्या कहा जाता है भाई? अक्षर कहा जाता है। ठीक है, जिसको तोड़ा ना जा सके उसको क्या कहते हैं? उसको अक्षर कहते हैं। आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले आपको बता दूं, ये जो 4 डेफिनेशन है एग्जाम में, इन्हीं डेफिनेशन से कहीं ना कहीं हमें क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। सबसे पहला जैसे क्वेश्चन बन जाएगा कि वर्णमाला किसे कहते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या है। जब आप पूछ लेगा कि वर्ण किसे कहते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या है। ध्वनि किसे कहते हैं, डेफिनेशन बताइए। और अक्षर किसे कहते हैं, इसकी डेफिनेशन बताइए। तो कहीं ना कहीं हम एग्जाम में सीधे सीधे डेफिनेशन से भी क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। आगे अगर हम चलते हैं, आगे बात करें तो वर्तमान लेखन के आधार पर वर्णों की संख्या कितनी है?
तो वर्तमान लेखन के आधार पर वर्णों की जो संख्या हमें देखने को मिलती है कितनी भाई 52 देखने को मिलती है। आखिर ये 52 जो वर्ण हैं ये कैसे इनका निर्माण हुआ, तो इनमें 11 स्वर शामिल होते हैं। कितने स्वर शामिल होते हैं इसमें, तो 11 तो स्वर शामिल होते हैं। और 11 स्वर कौन से होते हैं भाई, तो लघु ए होता है हमारा, और दीर्घ आ, लघु ई, दीर्घ ई, लघु उ, दीर्घ उ, ऋष ऋषि, लघु ए, ठीक है, दीर्घ ए, ओ और औ, ठीक है। ये कहीं ना कहीं 11 स्वर हमारे शामिल होते हैं। इनके साथ साथ दो हमारे पास क्या आयोगवाह शामिल होते हैं। दो आयोगवाह कौन कौन से होते हैं भाई, अंग और अह, यानी कि अनुस्वर और विसर्ग शामिल होते हैं, ठीक है। इसी के साथ साथ 25 हमारे पास क्या स्पर्श व्यंजन शामिल होते हैं। स्पर्श व्यंजन में भैया जैसे कै वर्ग के जो पांचों वर्ण होते हैं वो शामिल होते हैं। इसी तरीके से च वर्ग के जो पांचों वर्ण होते हैं वो शामिल होते हैं। ट वर्ग, तय वर्ग और पै वर्ग, इन सभी को मिलाकर कहीं ना कहीं ये 25 स्पर्श व्यंजन भी शामिल होते हैं। 4 इसमें हमें संयुक्त व्यंजन देखने को मिलते हैं। और 4 संयुक्त व्यंजन कौन होते हैं भाई, अक्षय, त्रय, अज्ञेय और श्रेय, ये 4 संयुक्त व्यंजन इन वर्णों में शामिल होते हैं। इसी के साथ साथ संघर्षी व्यंजन शामिल होते हैं। और संघर्षी व्यंजन कितने शामिल होते हैं, तो संघर्षी व्यंजन 4 शामिल होते हैं, ठीक है। संघर्षी व्यंजन को और क्या कहा जाता है भाई, तो ऊष्म व्यंजन भी संघर्षी व्यंजन को कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई, ऊष्म व्यंजन भी कहा जाता है। इनके अलावा 4 हमारे पास अंतस्थ व्यंजन शामिल होते हैं। 4 कौन से शामिल होते हैं, अंतस्थ व्यंजन। और अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं हमारे पास, तो अंतस्थ व्यंजन होते हैं ये रेलेवे, कैसे हमारे अंतस्थ व्यंजन हैं। इनके अलावा 2 हमारे पास द्विगुण व्यंजन, ठीक है। 2 कौन से व्यंजन शामिल होते हैं, तो द्विगुण व्यंजन शामिल होते हैं। द्विगुण व्यंजन को और क्या कहा जाता है, तो उच्छिष्ट व्यंजन कहा जाता है, ताड़न जात व्यंजन कहा जाता है, गौण व्यंजन भी इन्हीं को कहते हैं, और निगमन व्यंजन भी इन्हीं को कहा जाता है। और इसके साथ साथ संकर वर्ण भी इन्हीं को कहा जाता है, ठीक है। तो द्विगुण व्यंजन भी शामिल होते हैं। इन सभी व्यंजनों को मिलाकर कहीं ना कहीं ये 52 वर्ण बनते हैं। तो वर्तमान लेखन के आधार पर वर्णों की संख्या कितनी हो गई भाई, तो 52 हो गई। किस तरीके से होते हैं ये भी आपके समझ में आ गया होगा। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, आगे चलते हैं। इसके अलावा तो कामता प्रसाद गुरु के अनुसार वर्णों की संख्या कितनी बताई गई है, तो कामता प्रसाद गुरु के अनुसार वर्णों की संख्या बताई गई भाई 46 मानी गई है। कितनी मानी गई है भाई, तो 46 मानी गई है। 46 इन्होंने किस तरीके से माना है, तो इसमें 13 इन्होंने स्वर शामिल करे हैं, 25 स्पर्श व्यंजन शामिल करे हैं, 4 ऊष्म व्यंजन शामिल करे हैं, और इसके अलावा भैया 4 इन्होंने अंतस्थ व्यंजन शामिल करे हैं। इनको ही इन्होंने भैया क्या माना है, वर्ण माना है, ठीक है। इसी के साथ साथ उदय नारायण के अनुसार वर्णों की संख्या कितनी मानी गई है, तो 51 मानी गई है। उदय नारायण ने भैया वर्णों की संख्या कितनी मानी है, तो 51 मानी है। इन्होंने कौन सा वर्ण नहीं माना है भाई, तो ऋषि को इन्होंने वर्ण नहीं माना है। तो सीधे सीधे हमें क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिल सकते हैं कि कामता प्रसाद गुरु के अनुसार वर्णों की संख्या कितनी बताई गई है, तो 46 बताई गई है। किस तरीके से बताए गए हैं, तो 13 स्वर, 25 स्पर्श व्यंजन और 4 ऊष्म व्यंजन और 4 अंतस्थ व्यंजन शामिल इन्होंने करे हैं। उदय नारायण ने भैया वर्णों की संख्या कितनी मानी है, तो 51 मानी है। और ऋषि को इन्होंने वर्ण नहीं माना है, ठीक है। ये तो अभी तक हमारा बेसिक था। अब बात करते हैं आगे स्वर आखिर किन्हें कहा जाता है। स्वरों की बात करें, स्वर की डेफिनेशन क्या है, तो अगर स्वर की डेफिनेशन की बात करें, वह वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, ठीक है। ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण भैया स्वतंत्र रूप से किया जाता है उन्हीं को क्या कहा जाता है भाई, उन्हीं को स्वर कहा जाता है। जैसे कि कौन कौन से होते हैं हमारे स्वर, तो लघु ए होता है, लघु आ, लघु ई, दीर्घ ई, लघु उ, दीर्घ उ, ऋष ऋषि, ए, ओ और औ। ये हमारे कैसे व्यंजन है भैया, ये कैसे व्यंजन है या ये कैसे वो हैं, तो ये हमारे स्वर हैं भाई, ठीक है। कौन है भैया, ये स्वर हैं। स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है, स्वरों की कुल संख्या भाई हमें याद रखना है 11 होती है। कितनी होती है स्वरों की कुल संख्या, तो 11 होती है। और 11 स्वर कौन कौन से हैं, तो ये आपके सामने हैं। ये ए, आ, ई, उ, ऋष ऋषि, ए, ओ और औ, ये हमारे क्या है भाई, स्वरों की संख्या है। स्वरों की संख्या कुल संख्या कितनी है भाई, तो 11 है। तो ये 11 स्वर हैं। इसके अलावा हमें जो बात याद रखनी है
उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या 10 होती है। कितनी होती है भाई? तो 10 होती है। और भैया इन्होंने कौन सा नहीं माना है? तो ऋषि ऋषि को नहीं माना है। उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो 10 होती है। ऋषि ऋषि को इन्होंने स्वर नहीं माना है। मात्रा के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होती है भाई? तो मात्रा के आधार पर भी स्वरों की संख्या हमें 10 देखने को मिलती है। और जिनको नहीं माना गया वो कौन सा नहीं माना गया है? लघु ए को शामिल नहीं किया गया है मात्रा के आधार पर। ठीक है। ई और ऋषि भैया कैसा है? तो ये स्त्रीलिंग वर्ण है। कैसे भैया हैं? तो ये स्त्रीलिंग वर्ण है। आगे बात करते हैं, आगे चलते हैं। परंपरागत व लेखन के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी है? तो परंपरागत व लेखन के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी मानी गई भाई? 13 मानी गई है, जिसमें कि 11 स्वर होते हैं और उनके अलावा 2 आयुर्वाह शामिल कर लिए जाते हैं। ठीक है। अंक को क्या कहते हैं भैया? इसको अनुस्वर कहा जाता है। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है? इसका उच्चारण स्थान अगर बात करें तो इसको अनुस्वर कहा जाता है। और अह को क्या कहा जाता है? इसको विसर्ग कहा जाता है। इन दोनों को ही आयुर्वाह व्यंजन कहते हैं। ठीक है, तो सीधा सीधा क्वेश्चन बनेगा कि परंपरागत व लेखन के आधार पर स्वरों की कुल संख्या कितनी है भाई? तो 13 है। कौन कौन से हैं? तो 11 स्वर हैं, 2 आयुर्वाह वर्णों को शामिल कर लिया गया है। ठीक है, तो इसके आधार पर भैया कितने हो जाते हैं स्वर? तो 13 हो जाते हैं। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं, स्वरों के वर्गीकरण की बात करते हैं। स्वरों के वर्गीकरण में अगर सबसे पहले टॉपिक की बात करें तो मात्रा के आधार पर स्वरों को भैया कितने भागों में बांटा गया है? तो 3 भागों में बांटा गया है। 3 भाग कौन कौन से हैं? तो हास्य स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर में बांटा गया है। सबसे पहला जो हमारा जाता है हास्य स्वर। हास्य स्वर की अगर डेफिनेशन की बात करें तो इनके उच्चारण में बहुत कम समय लगता है। ठीक है, तो इन्हीं को क्या कहा जाता है भैया? हास्य स्वर कहा जाता है। हास्य स्वर को अन्य किन किन नामों से जाना जाता है? तो इनको एक मात्रिक स्वर, लघु स्वर, छोटा स्वर भी कहा जाता है। ठीक है, और ये कितने होते हैं भाई? तो ये 4 होते हैं। 4 कौन कौन से होते हैं? लघु ई, लघु ए, लघु ऊ और ऋषि ऋषि। ये कैसे हमारे हैं? तो ये हास्य स्वर हैं। ठीक है, इसके साथ साथ जो हमें बात याद रखनी है, वो बात क्या याद रखनी है? जो लघु ए है, लघु ई और लघु ऊ और ऋषि ऋषि को क्या कहा जाता है भाई? इनको मूल स्वर भी कहा जाता है। लघु ए, लघु ई और लघु ऊ को क्या कहा जाता है? और प्राकृतिक स्वर भी कहा जाता है। यहाँ से भी कहीं ना कहीं हमें क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो हास्य स्वर को भैया और क्या किन किन नामों से जाना जाता है? तो एक मात्रिक स्वर कहते हैं, लघु स्वर कहते हैं, छोटा स्वर कहते हैं। ठीक है, और बात याद रखना है कि लघु ए, लघु ई और लघु ऊ को क्या कहा जाता है भाई? प्राकृतिक स्वर कहा जाता है। मूल स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो मूल स्वरों की संख्या भी 4 होती है। कौन कौन से होते हैं? तो लघु ए होता है, लघु ई और लघु ऊ और ऋषि ऋषि, ये हमारे कैसे हैं? तो ये हमारे मूल स्वर हैं। आगे बात करते हैं, अगला जो हमारा आता है मात्रा के आधार पर स्वर, तो वो दीर्घ स्वर आता है। कौन सा स्वर आता है भाई? तो दीर्घ स्वर आता है। दीर्घ स्वर को और क्या क्या कहा जाता है भाई? तो द्विमात्रिक स्वर कहा जाता है, गुरु स्वर कहा जाता है और बड़ा स्वर भी कहा जाता है। दीर्घ स्वर की अगर डेफिनेशन की बात करें तो जिनके उच्चारण में लघु स्वर से अधिक समय लगता है या 2 गुना समय लगता है, उसी को क्या कहा जाता है भाई? तो उसी को दीर्घ स्वर कहा जाता है। दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है? तो दीर्घ स्वरों की संख्या भी हमें 7 देखने को मिलती है। वो 7 कौन कौन से होते हैं? तो दीर्घ आ, दीर्घ ई, दीर्घ ऊ और ए ओ और औ। ये कैसे हमारे? तो ये दीर्घ स्वर हैं। प्लुप्त स्वर की बात करें, प्लुप्त स्वर की अगर बात करें तो प्लुप्त स्वर भैया किनको कहा जाता है या इसकी डेफिनेशन क्या है प्लुप्त स्वर की? तो इनके उच्चारण में भैया 3 गुना समय लगता है, यानी कि लघु स्वर दीर्घ स्वर से जो अधिक समय लेते हैं उसको क्या कहा जाता है भाई? प्लुप्त स्वर कहा जाता है। इनका उपयोग हमें बहुत कम देखने को मिलता है। अब बात करते हैं जाति के आधार पर स्वर भैया कितने होते हैं? तो जाति के आधार पर स्वरों को भैया 2 वर्गों में बांटा गया है। ठीक है, और कौन कौन से होते हैं भैया? सजातीय स्वर और विजातीय स्वर। ठीक है, सबसे पहले पढ़ेंगे हम सजातीय स्वर। सजातीय स्वर भैया कितने होते हैं? तो सजातीय स्वरों की संख्या 3 होती है। कितनी होती है भैया? 3 होती है। सजातीय स्वर किनको कहा जाता है? सजातीय स्वर भैया एक ही जाति से जिनका निर्माण होता है उन्हीं को सजातीय स्वर कहा जाता है। ठीक है, सजातीय स्वर भैया तीन कौन कौन से हैं? तो दीर्घ आ, ठीक है, दीर्घ ई बात करें और दीर्घ ऊ, ये कैसे हमारे हैं? सजातीय स्वर हैं। इनका निर्माण देख लो कैसे हुआ।
आ धन और आस के मिलने से ही क्या हुआ बना बड़ा हमारा आ बना। ठीक है, ई धन ई के मेल से ही हमारा क्या बना भाई, तो दीर्घ ई बना। ऊ धन ऊ के मेल से ही हमारा दीर्घ ऊ बना। इसी कारण यानी एक ही जाति के मेल से जिस स्वर का निर्माण हुआ है उसी को क्या कहा जाता है भाई, सजातीय स्वर कहा जाता है। सजातीय स्वर को ही दीर्घ संधि स्वर भी कहते हैं। और क्या कहते हैं भैया इनको, तो दीर्घ संधि स्वर के नाम से भी सजातीय स्वरों को जाना जाता है। सजातीय स्वरों की संख्या कितनी है, तो सजातीय स्वरों की संख्या 3 है। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं। अगला जो स्वर आ जाता है हमारा विजातीय स्वर आ जाता है। ठीक है, विजातीय स्वरों की संख्या कितनी है, तो 4 है। और विजातीय स्वरों की डेफिनेशन क्या है, अलग अलग जाति के वर्णों के मेल से जिस वर्ण का निर्माण होता है उसी को क्या कहा जाता है भाई, तो विजातीय स्वर कहा जाता है। विजातीय स्वरों की संख्या कितनी है भाई, 4 है। और 4 कौन कौन से हैं, तो ए ओ और औ, ये कैसे हमारे हैं, तो विजातीय स्वर हैं। जैसे कि ए की बात करें तो इसका निर्माण कैसे हुआ, लघु ए और लघु ई के मेल से भैया क्या बना हमारा ए बना। ठीक है, और बड़े ए की बात करें, इसका जो निर्माण होता है लघु ए और लघु ए के निर्माण से हमारा क्या बना, ए से एनक बना। ठीक है, अलग अलग जाति के मेल से ही इसका निर्माण हुआ। देखो इसी तरीके से ओ की बात करें तो ए और ऊ के मेल से क्या बना बारा हमारा ओ बना। और इसी तरीके से औ की बात करें तो लघु ए और ओ के निर्माण से हमारा क्या बना, औ बना। ठीक है, अगर इन दोनों की बात करें, ये दोनों हमारे कैसे हैं, इनका उच्चारण स्थान की बात करें तो कंठ तालव्य हैं। कंठ तालव्य कैसे हुए, ए का जो उच्चारण स्थान होता है वो कंठ होता है और ई का उच्चारण स्थान जो होता है वो तालु होता है। इन दोनों के ही मेल से हमारा ये बना, इसी कारण इसको क्या कहा जाता है भाई, इन दोनों को क्या कहा जाता है, तो कंठ तालव्य वर्ण कहते हैं। इसी तरीके से ओ और औ की बात करें, किसकी भाई, ओ और औ की बात करें, इनको क्या कहा जाता है भाई, कंठोष्ठीय कहा जाता है। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि कंठोष्ठीय वर्ण कौन से होते हैं, तो ओ और औ कैसे हैं भैया हमारे, तो कंठोष्ठीय वर्ण हैं। और कंठ तालव्य वर्ण कौन से हैं, ए और ए। ठीक है, ये कैसे हमारे कंठ तालव्य वर्ण हैं। और इन्हीं को क्या कहा जाता है भाई, इन्हीं को संयुक्त स्वर कहा जाता है। इन 4 विजातीय स्वरों को और क्या कहा जाता है भाई, तो संयुक्त स्वर कहा जाता है। इसके साथ साथ संधि स्वर भी कहा जाता है इनको। ठीक है, आगे चलते हैं। जीवा के आधार पर भैया स्वरों का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया गया है, तो 3 प्रकार से किया गया है। ठीक है, जीवा यानी जीव के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया गया है, तो 3 प्रकार से किया गया है। 3 प्रकार कौन कौन से हैं, तो अग्रस्वर, मध्यस्वर और पश्चस्वर। ठीक है, अग्रस्वरों की संख्या कितनी होती है, तो 4 होती है। इनका उच्चारण जो होता है जीव के अगले भाग से होता है, तो इसीलिए इनको अग्रस्वर कहा जाता है। ये अग्रस्वर भैया कौन कौन से हैं, तो लघु ई, दीर्घ ई, ए और ए, ये कैसे हमारे हैं, ये अग्रस्वर हैं। मध्य स्वर की बात करें तो लघु ए हमारा कैसा अभी मध्य स्वर है। और इसी को क्या कहा जाता है, उदासीन स्वर भी कहा जाता है। पश्च स्वर की बात करें, पश्च स्वर हमारे कितने होते हैं, तो पश्च स्वरों की संख्या हमारी 5 होती है। कितनी होती है भाई, 5 होती है। वो 5 कौन कौन से होते हैं, दीर्घ आ, लघु उ, दीर्घ उ, ओ और औ, ये कैसे हमारे हैं, तो ये जो 5 हमारे स्वर हैं ये पश्च स्वर हैं। तो जीव के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया गया है, तो 3 प्रकार से किया गया है। वो 3 प्रकार कौन कौन से हैं, तो अग्रस्वर हैं, मध्य स्वर हैं और पश्च स्वर हैं। ठीक है, तो इनमें से ही एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि या तो अग्रस्वर का एक रख दिया जाएगा वर्ण और जो अन्य वर्ण रखे जाएंगे मध्य स्वर और पश्च स्वर के, तो तुमसे पूछ लिया जाएगा कि अग्रस्वर का निम्न में से वर्ण कौन सा है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। या पूछ लेगा कि जीवा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण भैया कितने प्रकार से किया जाता है, तो 3 प्रकार से किया जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ से किसी भी तरीके से बन सकते हैं, तो हमें इनको भी याद रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अगले पॉइंट की ओर चलते हैं भाई। अगला पॉइंट अगर हम बात करते हैं तो मुख खुलने के आधार पर भैया स्वरों को कितने भागों में बांटा गया है, तो मुख खुलने के आधार पर स्वरों का भैया 4 प्रकार से वर्गीकरण किया गया है। विव्रत स्वर, अर्धविव्रत स्वर, समव्रत स्वर और अर्ध समव्रत स्वर में भैया इनको बांटा गया है। विव्रत स्वर की अगर बात करें तो इसमें जो होता है मुख पूरा खुला होता है, यानी कि इस
स्वर का उच्चारण करने में जो मुख हमारा क्या हो जाता है अभी पूरा खुला होता है। विवृत स्वर कौन सा है भैया? आ हमारा कैसा है? तो आ, जब आ का उच्चारण करोगे तो मुख पूरा खुलेगा और यही आ हमारा क्या हो जाएगा? विवृत स्वर हो जाएगा। अर्ध विवृत स्वर की बात करें तो मुख आधा खुलता है भाई इसमें, यानी इन स्वरों का उच्चारण करने में भैया हमारा मुख कैसा है? तो आधा खुलेगा। तो जैसे कि लघु ए और औ, इनका उच्चारण करोगे तो मुख हमारा कैसा खुलेगा? आधा खुलेगा। इसी कारण इसको अर्ध विवृत स्वर कहा जाता है। इनकी संख्या कितनी है भाई? तो इनकी संख्या 3 है। आगे बात करते हैं समृत स्वर। समृत स्वर में भैया मुख लगभग बंद रहता है। मुख कैसा रहता है? लगभग बंद रहता है। इनका अगर उच्चारण करेंगे जैसे कि ई उ, तो लगभग जो हमारा उच्चारण करते समय इनका क्या होगा भाई? मुख लगभग बंद होगा और इन्हीं को क्या कहा जाता है भाई? समृत स्वर कहा जाता है। समृत स्वरों की संख्या कितनी होती है भाई? तो 4 होती है। ठीक है, समृत स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो 4 होती है। इसके बाद बात करते हैं अर्ध समृत स्वर। अर्ध समृत स्वरों के उच्चारण में मुख हमारा कैसा होता है भाई? आधा बंद होता है। ठीक है, इनकी संख्या कितनी होती है? तो इनकी संख्या हमें 2 देखने को मिलती है। वो 2 कौन कौन से होते हैं? ए और ओ। ठीक है, ए और ओ कैसे हमारे अर्ध समृत हैं। तो ये ऐसे भी एग्जाम में हमें क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये पूछ लेगा कि समृत स्वर कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तुम्हें 4 ऑप्शन देगा, उनमें समृत स्वर दिए होंगे और अर्ध समृत दिए होंगे या अर्ध विवृत दिए होंगे, तो उनमें से तुम्हें छांटना है कि समृत स्वर कौन सा है। ठीक है, तो इस प्रकार से भी कहीं ना कहीं हमें एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सीधा सीधा ये भी पूछ सकता है कि मुख खुलने के आधार पर स्वरों की ये स्वरों का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया गया है? 4 प्रकार से किया गया है। और 4 प्रकार कौन कौन से हैं? तो विवृत स्वर है, अर्ध विवृत स्वर है, समृत और अर्ध समृत स्वर हैं। ठीक है, तो आशा करूँगा आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको क्लास आज की अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में अपने विचार दें कि क्लास को आगे कंटिन्यू रखना है या नहीं रखना है। ठीक है, थैंक यू।